ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सो गाइस, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं आपको करवा रहा था इनकम मेथड। ध्यान से सुनिएगा, इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स की इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे नेशन की नेशनल इनकम मिल जाती है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम। तो सारे फैक्टर्स की इनकम को हम ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, हमने देखा 5 चीजें आती हैं। उन 5 चीजों को याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया था, प्रॉमिस, एस वाला नहीं, प्रॉमिस सी वाला। ठीक, इसका एक एक वर्ड, पी से प्रॉफिट, आर ओ से रॉयल्टी एंड रेंट, एम आई से एम से मिक्स्ड इनकम, आई से इंटरेस्ट एंड सी से कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। फिर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है, इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है, प्रॉफिट में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है, और मिक्स्ड इनकम क्या होती है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि क्या होती हैं ये चीजें। उसके बाद जब हम एंड कर रहे थे सेशन, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जब हम वैल्यू एडेड मेथड करते हैं तो उससे जो हमारा आंसर आता है, वैल्यू एडेड मेथड मतलब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसके पहले वाला। तो उससे जो आंसर आता है वो होता है जीडीपी एमपी, और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है। और इनकम मेथड मतलब जो मेथड हम अभी कर रहे हैं, प्रॉमिस वाला, उसमें जो आंसर आता है वो क्या होता है, एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी मतलब ये इनकम मेथड इज इक्वल्स टू एनडीपी एफसी इज इक्वल्स टू, इन सारे चीजों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। और उस इनकम का एग्रीगेट का नाम क्या होगा, एनडीपी एफसी। और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो भी चीज में हमें चाहिए होगा। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ नहीं 2 क्वेश्चन करे थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या क्या इंक्लूड होता है। सो जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस करी थी उनके लिए फिर मैं एक बार एक क्वेश्चन करके बता देता हूं, या छोड़िए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, हम लोग कर लेंगे उसको, हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने जानबूझ के एक कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में नहीं बताया था ताकि सब लोगों को आज मैं क्लास में बता सकूं। चलिए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था। सो गाइज, हमने ये देखा था कि हमारी जो फैक्टर इनकम होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, और क्या इंक्लूड होता है, और इंक्लूड होता है रेंट एंड रॉयल्टी, और क्या इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट, और क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट। ठीक, और लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम। तो ये 5 चीजें हैं हमारे पास। ठीक, अब याद रखिएगा कि ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 चीजें हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो रेंट है, जो इंटरेस्ट है, और जो प्रॉफिट है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इन तीनों को मिलकर बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब अगर मुझे, मैंने आपको क्या बताया कि एनडीपीएफसी निकलेगा इनकम मेथड से, एनडीपीएफसी इनकम मेथड से, तो ये कैसे निकलता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इसकी जगह मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, मैं इवन ये भी लिख सकता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मैंने क्या करा, ये जो 3 चीजें थी, इन तीनों की जगह मैंने क्या लिख लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये समझ में आया कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट
प्रॉफिट। ठीक, समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो गाइस, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि इनकम मेथड में टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 5 चीजों को प्लस करके। ठीक, बट जब हम इनकम मेथड कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा था, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। सेम वही टॉपिक हम यहां पर भी पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, कि जब हम इनकम मेथड करेंगे, यूज करेंगे, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। चलिए, सबसे पहला चीज जो आपको प्रिकॉशन रखना है वो क्या रखना है कि इनकम मेथड, ओ सॉरी, नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड क्या, ट्रांसफर इनकम। क्या इंक्लूड नहीं होता है? ट्रांसफर इनकम। गाइस, हमारी जो इनकम होती है ना, जो भी हमें पैसा मिलता है उसे हम इनकम बोलते हैं। इनकम दो तरीके की होती है ना। इनकम दो, इकोनॉमिक्स में इनकम दो तरीके की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। सही है। फैक्टर इनकम तो आपने हमें बता दिया क्या होता है। फैक्टर इनकम मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जो प्रोडक्टिव सर्विसेज दी हैं, उसके बदले उनको जो पैसा मिला है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो कोई भी कभी भी हमें बोले कि फैक्टर इनकम क्या होता है, तो हम बोलेंगे कंपनसेशन गिवन टू फैक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज हुई है, मतलब कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन हुआ है या ग्रोथ हुआ है, उसके बदले जो आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसे आप जो मुझे फीस देते हो वो एक फैक्टर इनकम है। क्यों फैक्टर इनकम है? क्योंकि मैं, ये जो मुझे इनकम मिल रही है, मैंने क्या करा है, एक प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोड्यूस करी है। ये जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ये प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं, जो नेशन की, मतलब कोई ना कोई चीज बनकर तैयार हो रही है। तो ये एक फैक्टर इनकम है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वालों को जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है, वो उनके लिए फैक्टर इनकम है। क्यों फैक्टर इनकम है? क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज दिया है। मेरे यहां पर जो एम्प्लॉय आता है उसको जब मैं सैलरी देता हूं, तो वो उसके लिए फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज दी है मुझे, जिसके लिए मैं उसको पैसा दे रहा हूं। तो ये होती है फैक्टर इनकम। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, है तो वो भी एक तरीके की इनकम, बट दिस इज नॉट फैक्टर इनकम, दिस इज ट्रांसफर इनकम। क्यों ट्रांसफर इनकम है? क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफर इनकम को अगर मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में डिफाइन करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे? इनकम जनरेटेड और द नॉन प्रोडक्टिव सर्विसेज। कोई भी ऐसा काम हुआ है जिससे आपको इनकम मिली है, लेकिन उससे कोई प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं हुई है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ किसी भी तरीके का, ना गुड्स प्रोड्यूस हुए ना सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, तो ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। ये समझ में आया? ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम हमें समझ में आ गया। अब ट्रांसफर इनकम को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। यहाँ पर अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ट्रांसफर इनकम, याद रखिए, ट्रांसफर इनकम होता क्या है? ट्रांसफर इनकम, इट इज अ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। लेटरल मतलब एक तरफा। ठीक है ना, वो शाहरुख खान बोलता है ना, एक तरफा प्यार की ताकत को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है ना, वो शाहरुख खान है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसको मिलते हैं पैसे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझे फीस दे रहे हैं ना, ये बाइलेटरल है, दोनों तरफ से है। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, बाइलेटरल। ठीक है, लेकिन आपके पापा जो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं वो यूनिलैटरल है। वो दे रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले में उनको क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, कोई, अच्छा कुछ दे भी रहे होगे तो उससे कुछ इकोनॉमी में प्रोडक्टिव चीज, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, अनप्रोडक्टिव चीजें। ठीक है, ऐसी चीजों को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। इसका अब चलिए, ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया। आप ट्रांसफर इनकम का एक एक टेक्निकल एग्जांपल देते हैं, पेंशन।
जब तक आपके पापा जॉब में हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो बाइलेटरल है, वो फैक्टर इनकम है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके बदले उनको सैलरी मिल रही है, बाइलेटरल दोनों तरफ से। लेकिन जब आपके पापा रिटायर हो गए और उनको पेंशन मिल रही है, तो वो यूनिलेटरल है, वन साइडेड है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। क्यों? क्योंकि आपके पापा को तो पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, लेकिन उसके बदले उन्होंने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, घर बैठे हुए मिल रहा है। सर पर वो तो पेंशन तो उनको इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्होंने पहले सर्विसेज दी थी, उसके बदले अरे जो भी हो, अभी तो कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना, इसलिए वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। आई होप आपको ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, इट इज नॉट इंक्लूडेड, जो मैं पहले ही लिख चुका हूं, इन नेशनल इनकम। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन मिलती है जो आपको। ठीक है, स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। मतलब अगर आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी लायक हैं, तो जाके गवर्नमेंट को बोलिए भैया मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। या तो गवर्नमेंट आपको नौकरी दिलवा के देगी, या तो फिर आपको अलाउंस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो आपको वो गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन उसके बदले आप कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहे हो, ट्रांसफर इनकम। और क्या एग्जांपल, जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया, पॉकेट मनी। समझ में आया ट्रांसफर इनकम? वेरी गुड। इससे डिटेल में क्या समझाऊं, तो पहला प्रिकॉशन क्या है कि नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम, और क्यों ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। क्या डिस्कस कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड हैंड की जो भी सेल होगी, उसका जो इनकम होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, जब वो ओरिजिनल फर्स्ट टाइम सेल हुआ होगा उस टाइम पर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका होगा। अब दोबारा सेल हो रहा है तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए सेकेंड हैंड वाले इनकम को, सेकेंड हैंड वाले गुड्स या गुड्स को जब हम सेल करते हैं उसकी इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। तो यहां मैं रीजन भी लिख लेता हूं। क्या लिख लेते हैं, बिकॉज their original sale has already been counted. They are included national income. It will result in double counting. लेकिन जब सेकेंड हैंड गुड्स की बात होती है ना, तो एक चीज याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको पहले बताया है, एनी कमीशन और ब्रोकरेज is earned for the sale of goods, sale of second hand goods is included in the national income. समझ में आया गाइस? क्यों सर, क्यों कमीशन और ब्रोकरेज को क्यों इंक्लूड करते हैं सर? क्योंकि वो काम तो आप अभी कर रहे हो ना, तो आपने एक सर्विसेज दी है ना, भले वो जो आपने गुड्स दोबारा सेल कर रहे हो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, लेकिन जो सर्विस आपने अभी जनरेट करके दी है अपने जो भी आपका कस्टमर है, वो तो सर्विस अभी जनरेट हुई है, तो वो इनकम में इंक्लूड होगा। ग्रेट, क्लियर? हाँ बोलो। कमीशन और ये ब्रोकरेज बदल नहीं आया समझ। देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप सेकेंड हैंड गुड्स कुछ परचेज या सेल करते हो तो आपको आपके एजेंट को कमीशन देना पड़ता है ना। तो वो जो कमीशन है या ब्रोकरेज जो आपका एजेंट ले रहा है ना, उसको इनकम मेथड में इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विस है, कमीशन या ब्रोकरेज वाली जो सर्विस है, वो तो अभी हो रही है ना, वो तो पहले काउंट नहीं हुई होगी ना नेशनल इनकम में, क्योंकि वो जनरेट ही अभी हो रहा है।
इसलिए हमने बोला कि जब सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करते तो वो सेल की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ओरिजिनली सेल हुआ होगा वो गुड्स, तब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा, और अभी फिर से इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी सेम प्रोडक्ट की। भाई एक ही प्रोडक्ट को 2 बार बेचो, अगर एक ही प्रोडक्ट को 2 बार बेचेंगे, प्रोडक्शन तो एक ही बार हुआ था ना हमारे देश में, 2 चीजें थोड़ी ना प्रोड्यूस हुई हैं। इसलिए ओरिजिनल के टाइम पे इंक्लूड किया जाता है, सेकंड हैंड के टाइम पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन जो कमीशन और ब्रोकरेज है सेकंड हैंड पे, वो तो अभी जनरेट हो रहा है, वो तो फर्स्ट टाइम इंक्लूड होगा, इसलिए उसको इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? जी। बढ़िया। चलिए, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे। सी थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखनी है? विंड फॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब सर ये विंडफॉल गेन क्या होता है? विंडफॉल गेन का मतलब होता है जो तुक्के पे इनकम हो जाती है। लाइक बैटिंग लगाते हैं, लॉटरी लग गई अपनी, कौन बनेगा करोड़पति में, हमको प्राइज मिल गया, ठीक है ना, कोई लकी ड्रॉ निकल गया हमारा। तो इस तरीके की इनकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके की इनकम को हम लोग बोलते हैं विंडफॉल गेन। सर इनको विंडफॉल गेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा चीज जनरेट नहीं हो रहा है जो प्रोडक्टिव हो, बस आपको पैसा मिल गया तुक्के पे, लकीली, आपकी किस्मत थी। इनको बोलते हैं विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? बिकॉज इससे कोई भी प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर नॉट इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज कनेक्टेड। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया लॉटरी, ठीक है ना, और क्या होता है वो हॉर्स रेस में आपने जीता, या इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं। नो। चलिए, डी पॉइंट आपको क्या याद रखना है? डी पॉइंट आपको याद रखना है दैट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो शेयर्स या डिबेंचर्स या इस तरीके की जितनी भी चीजें, उनको जब आप सेल परचेज करते हैं ना, उसकी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। क्योंकि जो शेयर्स और डिबेंचर हैं वो है क्या? वो सिर्फ एक पेपर का क्लेम है, जो एक प्रूफ है कि आप उस कंपनी के ओनर हो या डिबेंचर होल्डर हो। उससे कोई भी प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी में पैसा दिया और उन्होंने आपको शेयर दिया, तो वो शेयर क्या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ आपको एक पेपर पे लिख के दे दिया कि हाँ आपके पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, आप अब इस कंपनी के ओनर हैं। तो यहाँ कुछ एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी शेयर्स या डिबेंचर्स या इस तरीके की जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, उनकी जो सेल की इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे। कोई डाउट? ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में बहुत बार आता है। क्या याद रखेंगे? These transactions are called, these shares, debentures or bonds are known as financial assets. ये वर्ड याद रखिएगा गाइस, फाइनेंशियल एसेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट। जो शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं ना, बॉन्ड्स वगैरह, इनको बोला जाता है फाइनेंशियल एसेट्स। As such transactions do not contribute current flow of goods and services. No productive services are connected. No, are connected to these transactions. ठीक है, समझ में आया?
लेकिन वही आपको क्या याद रखना है, यही वाला पॉइंट, एनी कमीशन और ब्रोकरेज इज अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड। क्योंकि जो बंदा आपको सर्विस दे रहा है आपका एजेंट बन के, वो तो कोई प्रोडक्टिव सर्विस, मतलब प्रोडक्टिव सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो आपको हेल्प कर रहा है किसी चीज को लाने में, तो एक सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी जो ब्रोकरेज है वो जरूर आप इनकम मेथड में इंक्लूड करोगे। समझ में आया? ठीक है, इसके पीछे लॉजिक तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। पॉइंट क्या याद रखेंगे, imputed value of services provided by owners of production units will be included। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। कोई बताएगा क्या होता है इम्पुटेड वैल्यू? इम्पुटेड वैल्यू का मतलब होता है गाइस, जब ओनर अपने बिजनेस में अपने खुद की चीजों का यूज करता है, उन चीजों का इनकम जो होता है उसे इम्पुटेड वैल्यू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओनर हूं अपने इंस्टीट्यूट का और ये प्रेमाइसेस मेरा खुद का है, तो इस प्रेमाइसेस का जो रेंट होगा ना, जो मैं नहीं पे कर रहा हूं, क्यों नहीं पे कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरा एसेट था, मैंने इसको यहां पर यूज करा, तो वो रेंट है, वो इम्पुटेड वैल्यू बोला जाता है उसको। ठीक है, दो चीज होती है, एक एक्चुअल वैल्यू, एक होता है इम्पुटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो, और इम्पुटेड वैल्यू जो पेमेंट करना चाहिए था पर आप नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो एसेट आपने खरीद लिया है, उसको बोलते हैं इम्पुटेड वैल्यू। समझ में आया? सो ओनर के खुद के एसेट्स अगर प्रोडक्शन यूनिट में यूज हो रहे हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो रेंट या इनकम होगा, वो हम इंक्लूड करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि प्रोडक्टिव सर्विसेज तो जनरेट हो रही है, आप पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन प्रोडक्टिव सर्विसेज तो जनरेट हो रही है। जैसे मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मैं अपना ये प्रेमाइसेस यूज कर रहा हूं, तो इसकी हेल्प से इनकम तो जनरेट हो रही है और सर्विसेज तो जनरेट हो ही रही है ना, भले मैं इसके लिए पैसे नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि मैंने एक साथ पैसे देकर ये एसेट खरीद लिया, पर सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट, फाइनली लास्ट, पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। मतलब किसी को कोई पैसा मिल रहा है, कोई इनकम मिल रही है, और वो इनकम कहां से मिल रही है? किसी की पास्ट सेविंग में से पैसा निकालकर आपको दिया जा रहा है, तो उसे आप इनकम नहीं बोलोगे। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप रहते हो यूएसए में, वहां पर आप जॉब करते हो, आपने पैसा अर्न किया और वो पैसा आपने अपने घर पर भेजा, तो आपके पापा को जो या मम्मी को जो पैसा मिलेगा वो इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी की सेविंग में से इनकम हो रहा है। ठीक है, इससे करंट फ्लो, जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट में पैसे दे दिए, ठीक है ना, या किसी ने वसीयत में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई या कोई इनकम मिल गया, तो ये क्या हो रहा है? किसी की पोस्ट पास्ट सेविंग्स है, उसमें से आपको पैसा मिल रहा है, आपने कोई प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करी है। समझ में आया? ग्रेट। तो 6 चीजों का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूं। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सेकेंड हैंड गुड्स की चीजों का सेल जो है वो नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन उनका कमीशन इंक्लूड होता है। विंडफॉल गेन्स इंक्लूड नहीं होते, विंडफॉल गेन्स इंक्लूड नहीं होते। और फिर जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, इनकी सेल्स भी काउंट नहीं होती है। इम्पुटेड वैल्यू काउंट होती है, इंक्लूड की जाती है। और पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, मैंने लिखा ही नहीं, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई गाइस, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ऑपरेटिंग सरप्लस का, और मैंने आपको बताया प्रिकॉशंस। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गया, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल मिक्स करते हैं, नहीं तो क्लास अपनी बोरिंग हो जाएगी। चलिए आइए, आप और मैं खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो अनसॉल्व में से करवाते हैं, सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे। गाइस ये रहा क्वेश्चन हमारे पास,
ये क्वेश्चन क्योंकि लास्ट क्लास में बच्चे नहीं थे, तो ये क्वेश्चन अगेन फिर मैं करवाऊंगा, बड़ा डिटेल में करवाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए, सो गाइस मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व कैसे करेंगे, हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं वो कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होता है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ताकि सॉल्व करते वक्त हमें पता हो चीजें। तो आपको क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए। और नेशनल इनकम हम पहले ही पता है हमें, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है गाइस, क्या होता है नेशनल इनकम का एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं? चलो बढ़िया, एक चीज तो रट गई है, क्या हुआ? NNPFC। ठीक है, याद रखिएगा, इनकम हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है और नेशन की इनकम कैलकुलेट करते हैं और नेट वाली इनकम कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम देखें क्या क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन में कहीं ये तो बोला नहीं है कि इनकम मेथड यूज करो। सर वो तो आप हमें क्वेश्चन करवा रहे हो, यही मेथड चल रहा है तो ऑब्वियसली इनकम मेथड होगा, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो आप आइटम्स को देखिए, किस तरीके के आइटम दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से इनकम मेथड यूज होगा। चलिए, सो हमें क्या पता है, जब मैं इनकम मेथड यूज करूंगा, इनकम मेथड यूज करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा NDPFC। तो मैं पहले इनकम मेथड से NDPFC निकाल लूंगा, उसको कन्वर्ट कर लूंगा NNPFC से। चलिए देखें क्या क्या दिया है। मिक्स्ड इनकम दी हुई है, ओल्ड एज पेंशन दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि जो पेंशन होता है ना वो ट्रांसफर इनकम होता है। ट्रांसफर इनकम मतलब इससे कोई प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा, पेंशन कभी भी इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। डिविडेंड काम का हो सकता है, ऑपरेटिंग सरप्लस काम का हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज काम की हो सकती हैं, प्रॉफिट काम का हो सकता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये भी काम का हो सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हमें पता है क्या है, ये फ्रॉम -2 इन्होंने हमको डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब ये डेप्रीसिएशन है। और क्या दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन को छोड़िए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनकम मेथड, क्या निकलेगा, NDPFC निकलेगा। और कैसे निकलता है गाइस, आपका क्वेश्चन में ये निकलता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। याद रहेगा, अरे चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, प्रॉमिस वर्ड याद रखिएगा, प्रॉमिस। ठीक है ना? और अगर नहीं भी तो देखो इधर लिख लो, PROMI और CE। ये है प्रॉफिट, ये रेंट एंड रॉयल्टी, ये है मिक्स्ड इनकम, ये है इंटरेस्ट और ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये साइड में ऐसा बना लीजिएगा। चलिए अब गाइस अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ना तो हमें एक चीज दी हुई थी, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इसका मतलब अब मेरा फॉर्मूला और छोटा हो सकता है। सर कैसे छोटा हो सकता है? गाइस ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस बनाती हैं। मतलब मुझे इन तीनों चीजों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ अपना फॉर्मूला ऐसा, इनकम मेथड इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मतलब अब मुझे सिर्फ तीन चीजें चाहिए। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस जो गिवन है क्वेश्चन में, और मुझे चाहिए मिक्स्ड इनकम। बाकी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक एक आइटम को देखते हैं। सबसे पहले मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दे दी, इधर लिख लेते हैं 200। साइड में हम क्यों लिखते हैं, कब, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कभी कभी एक ही चीज में 2-3 आइटम भी दिए होते हैं तो क्वेश्चन लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम साइड में सारी चीजें लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिविडेंड। अब गाइस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं।
प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा पार्ट होता है डिविडेंड और तीसरा पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमारा जो प्रॉफिट है, या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये प्रॉफिट दे दे, और अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो इन तीनों चीजों को प्लस करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए, क्या प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है? हाँ, प्रॉफिट सर डायरेक्टली दिया हुआ है, ये रहा। इसका मतलब क्या है? ना मुझे डिविडेंड की जरूरत है, ना मुझे रिटेन्ड अर्निंग की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 400। और क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। एक मिनट गाइस, मैंने गलती कर दी, सॉरी। अपने को प्रॉफिट नहीं चाहिए, अपने को कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज चाहिए था। इन तीनों चीजों को मिलाकर बनता है ना प्रॉफिट, भी ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड हो जाता है, सॉरी। ओह, मतलब अब क्या हो गया? अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है ना, मतलब हमको ना ऑपरेटिंग सरप्लस की जरूरत है, ना ही डिविडेंड की जरूरत है। दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है? 900। अब क्या चीज बच गई? अब बच गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। गैस, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind, and employers contribution to the social security schemes। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था इनकम मेथड के। तो देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम हमने यूज कर लिया, ओल्ड एज पेंशन जरूरत नहीं थी, डिविडेंड जरूरत नहीं थी, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने यूज कर लिया, वेजेस एंड सैलरीज ये आ गया। वेजेस एंड सैलरी कितना दिया? वेजेस एंड सैलरीज 500, इधर लिख लिया। और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट यूज कर लिया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सीओई का पार्ट होता है। समझ में आया? चलिए, तो हमने इसलिए यहां यूज कर लिया। उसके बाद क्या है? नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी जरूरत नहीं है, कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, एनआईटी की जरूरत नहीं। मतलब अब अगर तीनों का टोटल करें तो 550 सीओई आ गया, 900 ये आ गया और 200 ये आ गया। अब आप यहां लिख सकते हैं एनडीपी एफसी इज इक्वल्स टू 550 प्लस 900 प्लस 200। सो हमारा एनडीपी सी जो है वो आ जाएगा 550 एंड 9 7 16 1650। ठीक है, क्रोर्स में। लेकिन हमें एनडीपीएफसी थोड़ा ना चाहिए था, हमें तो एनएनपीएफसी चाहिए था, एनएनपीएफसी। तो हम कन्वर्ट करेंगे, तो एनडीपीएफसी हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखें, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे कैसे? पहले एन और एन दोनों सेम है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, डी डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में, तो करेंगे प्लस NFIA। फिर पीपी सेम है, एफसी सेम है, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं थी। और तो NNPFC इज इक्वल्स टू NDPFC हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1650 प्लस NFIA। ऊपर देखें तो दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो हम भी माइनस में लिख लेंगे। और यहां से जब आप अपना NNPFC कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1640 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया गाइस? सबको आया? यस सर। ग्रेट ग्रेट, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो। चलिए गाइस, इसको ट्राई करिए। ओके गाइस, चलिए चलिए आइए सॉल्व करते हैं साथ में। वीडियोस ऑन रखिए गाइस। चलिए, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है NNPFC कैलकुलेट करो। ठीक, अब क्वेश्चन को देखकर हमें पता चल गया यहाँ पर कि वेजेस सैलरी दिया हुआ है, रेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है, कुछ टैक्स, मिक्स्ड इनकम, मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि हमारा इनकम मेथड यूज होने वाला है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड
और यहाँ पे लिख लीजिएगा NDPFC। और क्या करिएगा, इतना लिखने के बाद साइड में यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी ROM, मिक्स्ड इनकम, और I इंटरेस्ट, और उसके बाद CE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, ये लिख लीजिएगा साइड में, तो आपको उलझन नहीं होगी कभी। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को ढूंढेंगे। यहां पर ढूंढते हैं सबसे पहले नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो ट्रांसफर है, ट्रांसफर इनकम मतलब किसी और ने कहीं और अर्न किया है, उसने अब यहाँ ट्रांसफर करा है। तो ट्रांसफर तो वैसे भी इनकम का पार्ट होता ही नहीं है, भूल जाओ इसको। उसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस, वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज किसका पार्ट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है। तो हम इसके आगे इक्वल टू लगाकर यहां पर लिख लेंगे 600। के बाद क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन पांचों में कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का काम ही नहीं है, अभी पूरा फोकस कहां पर है, इन्हीं पांचों पर। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे भी हमें मतलब नहीं है। रेंट एंड इंटरेस्ट, इन्होंने क्या करा गाइस, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़कर दे दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग एक जगह लिख लेंगे। तो रेंट एंड इंटरेस्ट कितना दिया, 160। अगर ये आ गया, रेंट और इंटरेस्ट दोनों आ गए, तो यहाँ पे मैं आपके नॉलेज के लिए लिख लेता हूँ R&I, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, पर मैं इधर लिखे रहने देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मैं यहाँ पर इसको नहीं टच करता हूं, तो ये 0 लिख देता हूं ऐसा। के बाद क्या दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब गाइस ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ना, वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, 3 चीजें होती हैं। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है डिविडेंड, और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स जो आपने बांटे नहीं है, रिटेन करके रखे हुए हैं। सो मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में ये बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग के और क्या क्या नाम होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यहाँ इसको एक और नाम होता है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है। तो अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए ना गाइज, यहाँ तो प्रॉफिट डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन में दिया हो, या तो फिर ये तीनों चीजें मुझे दी हुई हो। सो क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढेंगे क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट। सर बोलोगे सर ये दिया तो हुआ है 8th नंबर आइटम, नहीं वो प्रॉफिट नहीं है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग है। तो नहीं दिया है तो हमको तीनों चीजें चाहिए होगी। तो सबसे पहले देखिए कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, हाँ 40। उसके बाद क्या हमें डिविडेंड दिया हुआ है, हाँ 9th नंबर आइटम डिविडेंड दिया हुआ है, तो प्लस कर दूंगा 20। क्या हमें रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है, हाँ 8th वाला आइटम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट के तीनों आइटम मिल गए। अब क्या चाहिए, मिक्स्ड इनकम। चलिए देखिए मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ डायरेक्टली दिया हुआ है 280। उसके बाद इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो तो रेंट और इंटरेस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, हम इसलिए तो 0 लिख चुके हैं यहाँ पर। ये हो गया, सारी चीजें मिल गई। अब सबका टोटल लगा दो, ये कितना हो गया 120 हो गया, इधर 160, 280, 0 और 600। अब आप इसको अपने फॉर्मूला में लिख लीजिए। यहां पर NDP FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस आपने इधर तो लिख ही लिया, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे NDP F इक्वल्स टू 120 प्लस 160 प्लस 280 प्लस 600। यहां से आपका NDPFC आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 120, 280, 280, 560, 560 एंड 1160 करोड़। कैसे समझ में आया, यहाँ किसी को कोई डाउट समझ में आया? प्रोसीजर क्या करिए, साइड में लिस्ट बना लीजिए, और जो जो आइटम है एक एक आइटम को ढूंढ ढूंढ कर लिखते जाइए, और फिर लास्ट में फॉर्मूला में
पुट कर दीजिए। प्रॉमिस याद रखिएगा, आपको पांचों आइटम्स याद रहेंगे। ठीक, चलिए, तो ये कोई डाउट गाइस? नहीं सर। ग्रेट। तो हमारा एनडीपीएफसी आ गया, पर मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था? एनएनपीएफसी। तो उसके अब तो अपन होशियार है, इतना करने के बाद तो होशियार है। हमको क्या चाहिए? एनएनपीएफसी। दिया क्या हुआ है? एनडीपीएफसी। कन्वर्जन में तो हम होशियार है, हमने पहले वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में करा है। कैसे? एन फर्स्ट लेटर एन एन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, डी को कन्वर्ट करना है एन में, मतलब डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो प्लस कर देंगे NFIA। फिर पीपी सेम है, एफसी सेम है, तो NNPFC इज इक्वल टू NDPFC हम ऊपर निकाल चुके हैं 1160, प्लस क्या चाहिए? NFIA देखें दिया हुआ है, हाँ फोर्थ वाला आइटम -20 दिया हुआ है, -20। सो हमारा NNP इज इक्वल टू आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1140 क्रोर्स हो जाएगा। समझ में आया गाइस? ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन हम साइड में कर लेते हैं ना, तो हमें यहाँ इधर झंझट नहीं होता है। साइड में कर लिया, एक टेबल टाइप का बना दिया, हो गया अपना काम। नो भावेश, समझ में आया? यस सर। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। सो आज की क्लास को यहाँ खत्म नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि थोड़ा सा प्रोडक्टिव हमें मिल जाए। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। करिए सॉल्व गाइस, ट्राई करिए। हाँ जी, प्रॉफिट के अंदर ये सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्लूड होगा। हाँ अभी अभी मैंने बताया। देख बच्चे, यहाँ पर मैंने लिखा ना, रिटेन्ड अर्निंग जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए आइए गाइस ट्राई करते हैं। सो इट्स गुड कि आप लोगों ने ट्राई किया। मैं जानता हूं फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, कोई बात नहीं। आइए, सो देखकर तो हमें पता चल ही गया कि हमें इनकम मेथड चाहिए, बट हमें चाहिए क्या? GNPMC, बट इनकम मेथड तो अपन पहले लिख लेंगे। इनकम मेथड इज इक्वल्स टू NDP। मैं लिखता क्यों? ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, इसलिए पहले ही लिख देता हूँ। चलिए, अब NDPFC में 5 चीजें चाहिए, लिख लेंगे। प्रॉमिस से याद रखेंगे, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, M से मिक्स इनकम, I से इंटरेस्ट, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक एक चीज को ढूंढते हैं। पहले प्रॉफिट को ढूंढते हैं। देखिए प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है। इट मींस मुझे यहाँ पर 3 चीजें चाहिए होंगी। कौन कौन सी? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग। देखें क्वेश्चन में क्या कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है? डिंग 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 डिंग, कॉर्पोरेट टैक्स मुझे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिया। हाँ दिया हुआ, लास्ट आइटम 400, तो हम यहाँ लिख लेंगे 400। उसके बाद डिविडेंड दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? डिविडेंड, डिविडेंड यस, 6th वाला आइटम डिविडेंड दिया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे 220। उसके बाद देखिए रिटेन्ड अर्निंग दिया है, हाँ 8th वाला आइटम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 200। तीनों चीजें मिल गई और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अपना प्रॉफिट बन गया। टोटल प्रॉफिट कितना बन गया? 400, 500, 600, 820, 820। चलिए अब रेंट एंड रॉयल्टी के पास जाएं। देखिए रेंट दिया हुआ है क्या डायरेक्ट? यस, रेंट दिया हुआ है 250। और कुछ देखिए रॉयल्टी दी हुई है क्या? नहीं दी है, तो इसका टोटल 250 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है? मिक्स्ड इनकम चाहिए। देखिए मिक्स्ड इनकम दिया है क्या? मिक्स्ड इनकम हमेशा डायरेक्टली दी होती है 120। चलिए 120 आ गया। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? नीचे से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, हाँ 9th नंबर 100। पर देखेंगे इंटरेस्ट के नाम पर कुछ और भी दिया हुआ है क्या? चेक करने में क्या जाता है? नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट 100।
उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नाम की चीज आपको डायरेक्टली दे दी है, तो अगर अब आपके क्वेश्चन में वेजेस अलग से दिए हो या कुछ अलग से दिए हो ना, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया मतलब उसमें सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड हैं। कितना 500। चलिए तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। तो यहां से आपका ये एनडीपीएफसी आ गया, बट आपको इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है तो आप यहां लिख लेंगे एनडीपीएफसी टू, लिख लेंगे यहाँ पर प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर आप यहाँ दिखा देंगे एनडीपीएफसी प्रॉफिट हमने निकाला 820 प्लस 250 का रेंट प्लस इंटरेस्ट 100 का प्लस मिक्स्ड इनकम 120 की प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 500। तो एनडीपीएफसी सर 1960 है टोटल आंसर। हाँ यस 1960। चलिए तो अपना यहाँ आ गया 1790, ये एनडीपीएफसी आ गया। बट हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था जीएनपी एमपी। चलिए अब तो अपन होशियार हैं, जीएनपी एमपी चाहिए। तो हमें दिया क्या हुआ एनडीपीएफसी, हमने कैलकुलेट करिए, कन्वर्ट करें। तो चलिए इसको ऐसे कन्वर्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। तो अपने पास क्या क्या है यहाँ पर, नेट है, इधर ग्रॉस है, ग्रॉस बड़ा होता है तो हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे। नेशनल बड़ा होता है तो प्लस कर देंगे NFIA। उसके बाद PP सेम है, FC को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए जीएनपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1790 प्लस डेप्रिसिएशन। देखिए दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, यस सेकंड आइटम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 प्लस 100। फिर देखिए एनएफआईए फ्रॉम -2 होता है, तो फ्रॉम दिया है 320 और 2 दिया है 250, 3 माइनस 250 प्लस क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी देखिए कितना दिया है 200, सब्सिडी दिया है हाँ 200, तो 200 माइनस 200। ठीक है, आप इधर से टोटल लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1960 crores। इज इट क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया। तो ये ऑल डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आइटम्स हमें पता चलेगा कि कौन सा आइटम इंक्लूड होगा, कैसे करना है। सो ये चीज याद रखिएगा गाइस, ये आपको हेल्प करेगा। क्या, पहले आप लिख लीजिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे इनकम मेथड, तो इनकम मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट है साइड में लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन में एक एक आइटम को ढूंढिए, तो फिर इजी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन सा आइटम यूज करना है कौन सा नहीं करना है। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो इनकम मेथड मैंने आपको बेसिक करवा दिया और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए। अब हमें क्या करना है, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के। अब फिर हम शुरू करेंगे अपना लास्ट मेथड, और लास्ट मेथड का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर 2 क्लासेस प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 6 मार्क का वो भी। ठीक है, ग्रेट। चलिए आज के लिए इतना ही करें। जय श्री राम। जय श्री राम।